हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी को हिंदी के प्रीवियस पेपर में पूछे गए प्रश्नों को कराया जा रहा है। आज की वो हमारी 7वीं वीडियो है। बाकी की 6 वीडियो अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना। बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से स्थान जीवा का अग्र नहीं है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है आ, दूसरा ऑप्शन ई, तीसरा ऑप्शन ए, चौथा ऑप्शन ए। यहाँ पे हमें बताना है कि जीवा के आधार पर जो हमारे 3 प्रकार के स्वर होते हैं उनमें से जो अग्र होते हैं, अग्र में कौन सा नहीं आता है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आ जो होता है वो हमारा अग्र स्वर में नहीं आता, ये हमारा पश्च स्वर में आता है। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन उपमा अलंकार, दूसरा ऑप्शन रूपक अलंकार, तीसरा ऑप्शन श्लेष अलंकार, चौथा ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार। तो नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी। तो इसकी एक बेहतरीन सी ट्रिक है कि जब भी हमारा किसी भी अलंकार हो, कोई भी पंक्ति हो, उसमें सा सम सरिस देखने को मिल जाए, सा सम सरिस सी, ये कोई भी शब्द देखने को मिलता है, वहाँ हमारा उपमा अलंकार सही उत्तर होता है। तो यहाँ हमारा सी देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा उपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उपमा अलंकार। कौन कौन से शब्द होते हैं मैं लिख देता हूँ। सा, सी, सम और सरिस, ये हमारे वर्ड अगर देखने को मिल जाए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्ड हैं। ये हमारे उपमा अलंकार की पहचान होते हैं। सा, सी, सम, सरिस, अगर ये वर्ड देखने को मिलते हैं, ये शब्द कहीं मिल जाते हैं, वह हमारा उपमा अलंकार होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है वर्ग की पहली और तीसरी ध्वनि, दूसरा ऑप्शन है वर्ग की तीसरी और चौथी ध्वनि, तीसरा ऑप्शन है वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि, और फिर हमारा है चौथा ऑप्शन वर्ग की पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनि। तो मैंने आप सभी को बता रखा है कि महाप्राण को कैसे याद रखना है। महाप्राण को याद रखना है 2 और 4 से। तो वर्ग का दूसरा और चौथा, ये हमारा महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा और चौथा हमें याद रखना है, महाप्राण के अंतर्गत आता है। और हमारे 5 वर्ग होते हैं, तो बचे हुए 1, 3 और 5 जो होंगे वो हमारे अल्प प्राण हो जाएंगे। केवल एक चीज़ याद रखनी है, महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा ऑप्शन उपमा अलंकार, तीसरा ऑप्शन रूपक अलंकार, चौथा ऑप्शन अतिशयोक्ति अलंकार। तो अभी अभी ऊपर मैंने आपको बताए थे सा सम सी सरिस, ये वर्ड देखने को मिल जाए, वहाँ कौन सा होगा, उपमा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और जो 2 प्रश्न आपको अलंकार के देखने को मिले हैं इस वीडियो में, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं ये प्रश्न, तो इनको हल्के में नहीं लेना है, इनको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शांत रस का स्थायी भाव क्या है। पहला ऑप्शन है वैराग्य, दूसरा ऑप्शन क्षमा, तीसरा ऑप्शन दया, चौथा ऑप्शन निर्वेद। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और हमारे आचार्य भरत मुनि ने कितने रस बताए थे, तो
8 बताए थे। और 9वां रस हमारा कौन सा है? तो 9वां रस है हमारा शांत रस। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 9वां रस हमारा शांत रस है। बाकी भरत मुनि ने 8 रस बताए थे और उन्होंने शांत रस को अपने रस की श्रेणी में नहीं गिना था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो औद्योगिकीकरण किस प्रकार से लिखा जाएगा? हमसे ये पूछा गया है। तो शुद्ध वर्तनी में औद्योगिकीकरण किस प्रकार से लिखा जाता है, आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सभी हमारे गलत उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी दीर्घ मात्रा होती है, यानी कि औ की मात्रा होती है। तो दो तो डी और ए हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे गा पे छोटी ई की मात्रा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। गा पर बड़ी ई की मात्रा होती है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? पहला जो हमें दिया गया है वो जातिवाचक संज्ञा का है उदाहरण, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है कुत्ता और पिल्ला, दूसरा ऑप्शन है नगर और जयपुर, तीसरा ऑप्शन पर्वत और हिमालय, चौथा ऑप्शन स्त्री और श्वेता। तो बात करते हैं चौथे ऑप्शन की। स्त्री, स्त्री बहुत सारी यानी कि जातिवाचक, श्वेता, श्वेता यानी कि एक विशेष व्यक्ति का नाम, पर्वत बहुत सारे, हिमालय एक विशेष का नाम यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, नगर, नगर बहुत सारे हैं, जयपुर की बात करी जाए तो ये हमारा विशेष यानी कि व्यक्तिवाचक। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर 1 कुत्ता, कुत्ता जो है वो जातिवाचक, पिल्ला, पिल्ला भी हमारा जातिवाचक के अंतर्गत आता है, बहुत सारे पिल्ले हो सकते हैं। कुत्ते का अगर विशेष नाम दे देते तब ये सही होता। तो यही युग्म हमारा गलत है और हमसे गलत ही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कुत्ता और पिल्ला ये हमारा युग्म गलत दिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? पहला ऑप्शन सम्राटी, दूसरा ऑप्शन सम्राज्ञी, तीसरा ऑप्शन सम्राटनी, चौथा ऑप्शन साम्राज्ञी। तो आपको ध्यान रखना है कि सम्राट का स्त्रीलिंग होता है सम्राज्ञी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में 2-3 बार आ चुका है बहुत सारे एग्जाम में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पहला ऑप्शन अकर्मक, दूसरा ऑप्शन सकर्मक, तीसरा ऑप्शन प्रेरणार्थक, चौथा ऑप्शन पूर्वकालिक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया वो जिसमें कर्म ना दिया गया हो, सकर्मक क्रिया वह जिसमें कर्म दिया गया हो, प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें हम खुद कार्य नहीं करते, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जिसमें एक कार्य समाप्त हो जाता है फिर दूसरा कार्य स्टार्ट होता है, यानी कि दूसरे कार्य को प्रारंभ करते हैं। चिड़िया आसमान में उड़ती है, तो उड़ना हमारा अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, या यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रायः बहुवचन में प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन देव, दूसरा ऑप्शन छात्र, तीसरा ऑप्शन प्राण, चौथा ऑप्शन नक्षत्र। तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा प्राण जो शब्द है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, प्रायः बहुवचन में ही हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है कर्ण, दूसरा ऑप्शन संप्रदान, तीसरा ऑप्शन संबंध, चौथा ऑप्शन अधिकरण कारक। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है में या पर, यानी कि गिलास में पानी है तो में विभक्ति, और छत पर, मेज पर, चारपाई पर, तो पर विभक्ति जो होती है वो हमारी अधिकरण कारक की होती है। अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? तो अभी अभी आपको बताया प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जिसमें स्वयं कार्य नहीं करते बल्कि किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो पहला ऑप्शन है महिमा आदित्य से पेंटिंग करवाती है, दूसरा ऑप्शन तोता उड़ता है, तीसरा ऑप्शन बच्चा गाता है, चौथा ऑप्शन वह पढ़कर जाता है।
तो यहाँ केवल ऑप्शन नंबर ए में ही प्रेरणार्थक क्रिया वाला वाक्य देखने को मिल रहा है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीरा महिमा जो है वो खुद तो पेंटिंग नहीं कर रही है, बल्कि आदित्य उसे पेंटिंग करवा रही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस कारक द्वारा वस्तुओं में अलगाव का भाव प्रकट होता है? पहला ऑप्शन कारण कारक, दूसरा ऑप्शन संबोधन, तीसरा ऑप्शन अपादान, चौथा ऑप्शन संप्रदान। तो अलगाव का भाव जो प्रकट करता है वो करता है अपादान कारक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि अलगाव का भाव हमारा अपादान कारक प्रकट करता है। पहले की वीडियोस में भी मैं आपको ये बता चुका हूँ। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये अंतर्ध्यान जो शब्द है वो बहुत बार पेपर में पूछा गया है। आप सभी को बताना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर की हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर ए को सही टिक करते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे अंतर्धान होता है, ना कि अंतर्ध्यान। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दंत, दूसरा ऑप्शन नासिक, तीसरा ऑप्शन मूर्धन्य, चौथा ऑप्शन अनुस्वार। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो इस प्रश्न में ही है। ऊपर के दांतों पर जीभ लगती है, और जिनका उच्चारण करते समय दांतों पर जीभ लगती है वे कहलाते हैं हमारे दंत। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दंत कहलाते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ ऊपर के दांतों पर लगती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। वाक्य में रेखांकित विशेषण कौन सा है? तो जो हमें बताना है वो बताना है आधा लीटर कौन सा विशेषण होगा। पहला ऑप्शन गुणवाचक, दूसरा ऑप्शन सार्वनामिक, तीसरा ऑप्शन परिमाणवाचक और चौथा ऑप्शन है संख्यावाचक। तो आधा लीटर ये हमारा परिमाण दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, परिमाणवाचक। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वह खेलकर सो गया। वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? पहला ऑप्शन प्रेरणार्थक, दूसरा ऑप्शन संयुक्त क्रिया, तीसरा ऑप्शन पूर्वकालिक क्रिया, चौथा ऑप्शन द्विकर्मक क्रिया। तो वह पहले खेला फिर सोया, एक काम समाप्त हो गया, दूसरा कार्य आरंभ हुआ। तो यह हमारी होगी पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं व दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं? बताना है हमें। पहला ऑप्शन है रोला छंद, दूसरा ऑप्शन चौपाई छंद, तीसरा ऑप्शन दोहा छंद, चौथा ऑप्शन सोरठा छंद। तो आपको ध्यान रखना है कि 11 और 13, पहले 13 हमसे पूछा है, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोहा छंद। ये हमारा दोहा छंद के अंतर्गत आएगा। अब आपको लिख के देख लेना है 11 और 13। हिंदी में जब हम 11 को लिखेंगे तो 11 ज़्यादा वर्णों से लिखा जाएगा, जबकि 13 को हम कम वर्णों में लिखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसमें हमारी कम मात्राएं होंगी पहले, जैसे कि 11, तो वो हमारा जाएगा सोरठा के अंतर्गत। लेकिन जब पहले 13 मात्राएं यानी कि छोटा, तो वो हमारा दोहे के अंतर्गत जाएगा। 11 जब हम लिखते हैं तो वो ज़्यादा शब्दों में लिखा जाता है। उसी प्रकार सोरठा जो है वो भी हमारा दोहा से ज़्यादा वर्णों में लिखा जाता है। तो सोरठा बड़ा है तो उसके साथ 11 मात्राएं, क्योंकि 11 जब हम हिंदी में लिखते हैं तो वो भी बड़ा है, तो बड़े के साथ बड़े का मेल होगा। जब पहले बात करेगा 11 की तो वो जाएगा सोरठा के अंतर्गत, यानी कि पहले और तीसरे में 11 होंगी तो सोरठा होगा। और जब भी बात करेगा पहले 13 और 11 की, 13 छोटा है तो छोटे के साथ जाएगा, यानी कि दोहा के साथ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है दोहा, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया कि आप जब भी पूछे 11 और 13 तो 11 लिख के देख लेना और 13 लिख के देख लेना। अगर पहले 13 कह रहा है तो
13 जो है वो छोटा लिखा जाता है तो वो दोहा के साथ जाएगा, और 11 पूछेगा तो वो सोरठा के साथ जाएगा, क्योंकि दोहा कम वर्णों की सहायता से लिखा जा रहा है, उसमें 2 ही वर्ण हैं, दा और हा, और सोरठा में 3। जिस प्रकार से जो लिखा जा रहा है उसी के साथ उसका मेल होगा। सोरठा बड़ा है तो 11 के साथ, दोहा छोटा है तो 13 के साथ। आपको ये नहीं देखना है कि गिनती कौन सी बड़ी है, आपको उसको लिख कर देखना है हिंदी में। जिसमें ज़्यादा वर्ण वो ज़्यादा वाले के साथ, जिसमें कम वर्ण वो कम वाले के साथ। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका उत्तर आपको पता ही लग गया होगा, अलगाव का भेद है, तो अपादान कारक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समय को ना गवाएंगे, सीधे उत्तर को करेंगे। इसके बाद बात करते हैं अपनी वीडियो के अंतिम प्रश्न की, जो कि है 20वां प्रश्न। ऊ और ऊ के उच्चारण स्थान हैं। पहला ऑप्शन दंत, दूसरा ऑप्शन कंठ, तीसरा ऑप्शन ओष्ठ, चौथा ऑप्शन तालु। तो ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ओष्ठ है उच्चारण स्थान इन दोनों स्वरों का। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसी वीडियोस को लेके बहुत जल्दी उपस्थित होंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।